नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट इन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। इससे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी को निकाला था। आपको याद हो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था वो क्या था? वो था हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी 1/2 पाई अंडर रूट S/m। ये फॉर्मूला था हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हमने पहले निकाला था। तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में दोनों में हमने ये फॉर्मूला निकाला था। वहां पर लेकिन हमने इनर्शिया को कंसीडर नहीं किया था, यानी कि जो मास था शाफ्ट का या स्प्रिंग का, किसी का भी मास हमने कंसीडर नहीं किया था, नेग्लिजिबल मास माना था सभी का। लेकिन यहाँ पर हम इस इनर्शिया के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। अब हमें पता है लार्जर द मास लार्जर विल बी इनर्शिया, यानी कि जो मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होता है उसका उस बॉडी को उतना ही ज्यादा इनर्शिया होता है। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें याद रखना है पहले तो, और यहाँ पर जो मास है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ये भी याद रखना है। तो चलिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के अंदर हम ले लेते हैं एक सपोर्ट हमने ले ली और यहाँ पर एक शाफ्ट ले लेते हैं। यहाँ पर ये फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर ये शाफ्ट है, और ये जो शाफ्ट है मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो L मान लेते हैं हम, तो इसकी लेंथ हो गई L। अब यहाँ पर हम पूरी शाफ्ट का जो मास कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं। मान लीजिए शाफ्ट का हम यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, ये वाला, और ये जो पोर्शन है फिक्स एंड से ले लेते हैं कि ये x दूरी पर है, x दूरी पर। अब अगर हम पूरी शाफ्ट की बात करें तो जो इसकी वेलोसिटी होगी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के अंदर हमें पता है कि वो जो वेलोसिटी होगी, अगर हम v मान लें कि नीचे की तरफ ये जा रही है तो वेलोसिटी v के साथ। इसको समझिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या है। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ऐसे अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इसको हम खींचते हैं तो इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी, एक्सटेंशन आ गई। जैसे ही आपने फोर्स के साथ इसको खींचा, पहली पोजीशन ये थी, आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर इसको खींचा तो सेकंड पोजीशन ये बन गई, यानी कि इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो x आ गई। अब यहाँ से अगर आप फोर्स को हटा लेते हैं तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आ जाएंगी, यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से छोड़ेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा। पिछले टॉपिक में हम कर चुके हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होती हैं। तो वही जो वेलोसिटी है हम इनकी वाइब्रेशन की वो v मान रहे हैं कि ये जो है इस तरह से v वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है, तो ये हमने माना। अब यहाँ पर कुछ चीजें और मान लेते हैं। जो m1 है मास ऑफ द शाफ्ट है पर यूनिट लेंथ के अंदर, यानी कि एक यूनिट लेंथ का जो मास है वो m1 है, और पूरी जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं L, लेंथ ऑफ द शाफ्ट L मान ली। अगर हम टोटल मास की बात करें अब, तो टोटल मास क्या हो जाएगा हमारे पास शाफ्ट का? अब पर यूनिट लेंथ का मास है m1, L क्या है? पूरी जो शाफ्ट की लेंथ है, तो ये किसके बराबर होगा? टोटल मास m1 इंटू L के बराबर होगा, m1L। ये क्लियर है। उसके बाद जो v है वो लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी है शाफ्ट का ऑफ द फ्री एंड पर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी जो है शाफ्ट की फ्री एंड पर, इस फ्री एंड पर ये हमने v मानी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे क्लियर हैं। अब देखिए हमने स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर माना है, इसी पूरी शाफ्ट का कोई भी स्मॉल एलिमेंट, और यहाँ से यहाँ तक फिक्स एंड से यहाँ तक हमने x डिस्टेंस इसका माना है। अब अगर हम ये मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने माना है इसकी लेंथ भी मान लेते हैं कि ये डेल x है। यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस x है, इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं जो स्मॉल एलिमेंट माना कि डेल x है इसकी लेंथ, ये भी मान लेते हैं क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी को निकालें, अब जैसे पूरी शाफ्ट की वेलोसिटी तो v है हमारे पास, अगर इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी निकालें तो वो क्या होगी हमारे पास? तो वो ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x/L इंटू v, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये हमने क्यों लिखा और कैसे लिखा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखिए पूरी जो L लेंथ की शाफ्ट है उसकी वेलोसिटी v है, लेकिन अगर हम कुछ पोर्शन लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, x तक ले रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? x/L, यानी कि ये जो है हमारे पास डिस्टेंस, और ये जो टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस है या ये लेंथ कह लें, ये लेंथ डिवाइड में ये लेंथ इनटू v, वही होगी। या फिर इसको याद करने का एक और तरीका है, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होती है, यही होती है।
अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है इसके लिए, इस जो हमने स्मॉल एलिमेंट माना है x है, टाइम कितना है t है। t क्या होगा, अगर टाइम की दोबारा से हम वैल्यू को पुट कर दे, टाइम क्या होगा हमारे पास, वो होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं। और ये पूरे के लिए अगर हम बात करें, ये जो पूरा टाइम है यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस तो यहाँ पर ये हो गया। पूरे के लिए बात करें तो जो टाइम है तो वो क्या होगा हमारा d बाई वी, तो वो पुट कर सकते हैं। d क्या है यानी कि पूरा जो डिस्टेंस है l है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं l बाई वी लिख सकते हैं। यहाँ पर t की जगह पुट करें इसको l बाई वी, तो l आ जाएगा इंटू वी आ जाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए तरीका है कि अगर ये नहीं समझ आ रहा, कि वैसे तो बहुत सिंपल स्टेप है कि अगर पूरी की लेंथ की वेलोसिटी v है, इतने की कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो x बाई जो टोटल लेंथ है, मान लीजिए टोटल लेंथ 10 है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि ये तो जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का 1/10 ही हो गया। पूरी की v थी तो 1/10 इंटू वी हो जाएगी, 1/10 इंटू वी। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, दोनों ही हमने समझने के लिए लिए कि इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं या इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि ये कैसे आया। तो चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। तो जो वेलोसिटी है स्मॉल एलिमेंट की हमारी x बाई एल इंटू वी हो जाती है। ये तो क्लियर हो गया, किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की इसी एलिमेंट की, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। v की वैल्यू हमने ये निकाली यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ पर हाफ, अब ये m जो है, अब इसका जो m है यानी कि जो मास होगा वो कितना होगा। अब हमने ये क्या माना था m1, मास ऑफ द शाफ्ट पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 इंटू डेल एक्स, क्योंकि जो इसकी लेंथ है इस स्मॉल एलिमेंट की वो डेल एक्स है। और m1 क्या है, मास ऑफ द शाफ्ट पर यूनिट लेंथ, यानी कि m1 को इस डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा, जो भी ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो मास आ गया। और वेलोसिटी का स्क्वायर, अब v की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड में l स्क्वायर, यही आएगा क्योंकि यहाँ पर v का स्क्वायर है, तो ये हमने पुट कर दी। तो इसको फर्दर रिफॉर्म करके लिख लेते हैं। फर्दर रिफॉर्म करके ये क्या जाएगा m1 x स्क्वायर v स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड में ये 2l का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है ये l का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल x। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें इस पूरी शाफ्ट की, ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाली, तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं पूरी शाफ्ट के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसी रिलेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट वो भी 0 से l, यानी कि यहाँ से लेकर 0 से लेकर l तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इस पूरी रिलेशन को। m1 v स्क्वायर x स्क्वायर है डिवाइड में क्या है 2l स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है डेल x। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पहले तो जो कांस्टेंट है इनको हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, यानी कि m1 v स्क्वायर डिवाइड में 2l का स्क्वायर, ये तो हमने बाहर ले लिया। अब x स्क्वायर डेल x बचा, अब x स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास x क्यूब होगा, x क्यूब डिवाइड में 3 यही होगा। और 0 से l तक हम, यानी कि हमने क्या किया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया, तो x क्यूब बाई 3 ये आएगा, 0 से l ये आ गया। अब इसको फर्दर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या जाएगा m1 v स्क्वायर बाई 2l का स्क्वायर, ये हमने लिया। अब l को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा l क्यूब बाई 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया l क्यूब बाई 3 आ गया। फिर माइनस करेंगे, यानी कि पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस, फिर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये पुट करेंगे, तो ये तो 0 है, तो ये 0 ही रहेगी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास इतने के बराबर आ जाती है। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं, इसको फर्दर लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, हाफ अलग करके m1 v का स्क्वायर, हाफ m1 v का स्क्वायर ये लिख दिया। अब ये l स्क्वायर है, ये l क्यूब है, तो यहाँ से l स्क्वायर जो है अगर यहाँ पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा l बाई 3, क्योंकि l स्क्वायर है ये l क्यूब है, तो यहाँ पर एक l बचेगा, तो ये l बाई 3 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर से रिफॉर्म करके लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ यहाँ पर लिख लेते हैं m1l बाई 3 लिख दिया और v का स्क्वायर लिख दिया। अब
यहाँ पर जो m1L है ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि m1L जो है हमारा mc के बराबर है, टोटल मास ऑफ द शाफ्ट के बराबर है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ, ये क्या आ गया हमारे पास mc डिवाइड में 3v का स्क्वायर। ये है क्या हमारे पास, हम निकाल रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी इसके बराबर आ जाती है, यानी कि जो mc/3 है यहाँ पर आता है टोटल काइनेटिक एनर्जी में। वैसे क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv² होता है, लेकिन यहाँ पर m जो है mc/3 आ गया, यानी कि जो ये मास mc/3 है, अगर हम इसको इस फ्री एंड पर लगा दें और इस कंस्ट्रेंट का जो यानी कि जो ये शाफ्ट है, जैसे पहले हमने मास को नेग्लिजिबल माना था तो उसको नेग्लिजिबल मान लें, लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई मास लगा दें, ये जो मास है और वो कितना लगा दें mc/3, ये जो मास है ये यहाँ पर लगा दें, तो वो सेम होगा जो कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आई है। ध्यान से समझिएगा हमने किया क्या है, हमने इस शाफ्ट का मास माना, उसके थ्रू हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली। लेकिन अगर हम क्या करें, शाफ्ट का मास ना माने, जैसे पहले हमने नेग्लिजिबल माना था, और यहाँ एंड पर एक मास को लगा दें और वो मास कितना हो mc/3। अब हम शाफ्ट का मास नहीं मान रहे, लेकिन इस फ्री एंड पर हमने mc/3 यहाँ पर मास लगा दिया, तो भी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इस पूरे के लिए तो वो इतनी ही आएगी, हाफ mc/3v का स्क्वायर। ये आप समझ गए होंगे कि अगर हम शाफ्ट का मास ना माने, सिर्फ यहाँ पर एक मास लगा दें, तो उसके लिए भी अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो यही आएगी, क्योंकि यहाँ पर शाफ्ट का मास मानकर इतनी आई है। अगर शाफ्ट का मास ना माने और यहाँ पर फ्री एंड पर कोई मास लगा दें तो इतनी ही आएगी, सेम आएगी। यानी कि जो मास है हमने mc/3 से बदल दिया है। अब जो फॉर्मूला था नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था 1/2 पाई √s बाई जो m था, ये था, ये फॉर्मूला था। अब हमने मास को जो है यहाँ पर देखा कि mc/3 यहाँ पर ऐड होगा, mc/3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था ये उसके लिए था जब हमने मास कंसीडर नहीं किया था पहले, जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के लिए निकाली थी। लेकिन यहाँ पर जो मास है वो ऐड हो चुका है, यानी कि s/m था तो इसके अंदर ऐड कर देंगे mc/3, ये वाला मास हमें ऐड करना पड़ेगा, तब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा इसके लिए बनेगा। तो ये इफेक्ट रहता है इनर्शिया का, अगर हम कोई भी शाफ्ट लें या स्प्रिंग लें या कुछ भी लें, तो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के अंदर हमें मास के अंदर जो फॉर्मूला है प्लस mc/3 इसको ऐड करना पड़ता है, तब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट इन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।